नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखते हैं। पहले यहाँ लिखा है कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखी। यहाँ उपकरण दिए हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड ड्रिल, बस, तालाब। इनमें से हमें कृषि से संबंधित उपकरणों को छांट कर यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल। आगे है यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। तो हमने देखा है रोटावेटर, कल्टीवेटर, पावर टिलर और हसिया। आगे है चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। पहले मिट्टी तैयार करना, फिर उसके बाद होती है बुआई। यहाँ बुआई लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं इस साइड बुआई, इसको यहाँ लिखना था बुआई। फिर है खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद होता है सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, उसके बाद होती है कटाई और लास्ट में आखिरी में होता है भंडारण। आगे है प्रश्नोत्तर। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इनको हमें खालिस्तान भरना है। पहला प्रश्न है जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है, तो यहाँ भरेंगे हम खरीफ फसल की बुआई की जाती है। दूसरा है खालिस्तान यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है, तो यहाँ लिखेंगे हम सीड ड्रिल। आगे है खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ हैं जो खालिस्तान के अवशोषण के विघटन से प्राप्त होते हैं, इसमें भरेंगे गोबर एवं पौधे। चौथा है असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खालिस्तान तंत्र का उपयोग किया जाता है, इसमें हम भरेंगे छिड़काव तंत्र। आगे है 2,4-D एक खालिस्तान है, तो यह खरपतवार नाशी है। आगे छठों प्रश्न दूसरा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? फसल चक्रण, कटाई करना, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, जैविक खाद का उपयोग करना। तो कटाई करने से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। आगे दूसरा है पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो इसका उत्तर होगा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र से जो जल है वो सीधे पौधों की जड़ों को मिलता है। तीसरा है निम्न में से रबी फसल का सही युग्म बताना है, तो इसमें गेहूं और जो चना है वो रबी फसल का सही युग्म है। चौथा है काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है कंबाइन। कंबाइन मशीन या थ्रेसिंग के द्वारा काटी गई फसल के बीजों को भूसे से अलग किया जाता है। पांचवा है खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है निराई। खरपतवार हटाने की क्रिया निराई कहलाती है। छठवां है पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। आगे उत्तरीय प्रश्न है। चौथा प्रश्न है फसल से आप क्या समझते हैं? फसल को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर है किसी स्थान पर एक जैसे पौधों को एक साथ उगाना फसल कहलाता है। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल। पांचवा प्रश्न है बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। आगे छठवां प्रश्न है सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम है मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली और रहड़। सातवां प्रश्न है पशुपालन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन पोषण पशुपालन कहलाता है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां है बच्चों। आगे फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? उत्तर है फसल को बोने से पूर्व हम स्वस्थ बीजों का चयन निम्न प्रकार करेंगे। नंबर 1 स्वस्थ बीज चमकदार होना चाहिए। नंबर 2 बीज का वजन भारी होना चाहिए। तीसरा है बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना
चाहिए। आगे 9वां प्रश्न है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, फसल के भंडारण से पूर्व दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। 10वां प्रश्न है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट करिए। उत्तर है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सारंद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। आगे है 11वां प्रश्न, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? उत्तर है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद उर्वरक को मिलाते हैं, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसलें उगाते हैं। साथ ही वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केंचुए की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 13वां है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है हल, इसका उपयोग लिखना है हमें। तो हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। दूसरा है 12 नंबर का कुदाली। कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। 7 नंबर पर है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। आगे 10 नंबर पर है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक कृषि उपकरण है जो फसलों के लिए बीज की बुआई करता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। आगे छात्रों यहाँ प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में आप यहाँ देखें, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। आप यहाँ देखें, यहाँ समय दिया है 24 घंटे और होने वाला परिवर्तन तो 24 घंटे में अंकुरित होता है बीज, 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना, 5 दिन मूंग का छोटा पौधा बनना और 10 दिन मूंग का बड़ा पौधा बनना। 12 नंबर का प्रश्न है, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, यह मूंग का बीज है। बीज से फिर यहाँ अंकुरण हुआ, फिर 5 दिन के बाद अंकुरण से अंकुरित पौधा बना, आप यहाँ देखें, और फिर यहाँ मूंग का पौधा बन गया, आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरह से छात्रों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर एवं प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।